हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग हम लोग अपडेट करेंगे कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट। और आज एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, मतलब एक जागरूकता का वही टॉपिक है कि किस तरह से एक वुमेन ने, एक महिला ने पूरे संसार पर राज स्थापित कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात है 69 बीसी की, 69 बीसी की बात है। अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, अलेक्जेंड्रिया में ही, मतलब यूरोप में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहीं पर जन्म होता है एक महारानी का जिसका नाम है क्लियोपैट्रिक। सभी नाम सुना होगा, क्लियोपैट्रिक। तो वहीं पर उसका जन्म होता है अलेक्जेंड्रिया में, और अलेक्जेंड्रिया में ही उसकी डेथ हो जाती है। कोई कहता है इसकी डेथ रोम में होती है, लेकिन कुछ मिस्टीरियस है, सीक्रेट चीज़ें हैं कि डेथ पर क्या, मतलब कई कई वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपनी मतलब डेफिनेशन प्रस्तुत की हैं। लेकिन 69 बीसी में जन्म होता है और 30 बीसी में अलेक्जेंड्रिया में ही डेथ हो जाती है। ये सर्टिफाइड होगा गाइस, ठीक है। क्लियोपैट्रिक एक ऐसी महारानी बनी मिस्र की। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मिस्र में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिकंदर के समय पर अपडेट होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सिकंदर मिस्र में, मतलब अलेक्जेंड्रिया का, मकदूनिया का ही शासक था, और उसने भारत की तरफ मूव किया, कई सारे देशों को जीता, धन दौलत संपदा इकट्ठी की थी गाइस। सिकंदर ने वो धन दौलत एक हुक्म पर उसने कहा कि सारी धन दौलत मेरे जनाजे में बिछा दी जाए, और मेरी बॉडी को जब ताबूत में रखो तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर दिए जाएं। इससे संसार को एक मैसेज जाएगा कि मैं दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। तो गाइस क्या होता है, सिकंदर की डेथ बेबीलोन में होती है। बेबीलोन जगह है, मध्य एशिया में ही है, वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद उसका जो गवर्नर है पिटोलॉमी क्या करता है, वो सारी दौलत पर, धन दौलत पर कब्जा कर लेता है और आगे मिस्र की हुकूमत प्राप्त कर लेता है गाइस। तो उसी मतलब अय्यासी में वो डूब जाता है, धन दौलत की अय्यासी में डूब जाता है। किसी को छप्पर फाड़ के पैसा मिल जाए गाइस, तो वो उसी अय्यासी करने लग जाता है, उसी पैसों से अय्यासी करने लग जाता है। उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं मिस्र में एक महारानी क्लियोपैट्रिक। उससे पहले बात करूं, उसके दो मतलब भाई थे, प्लेटोमी 13। तो मिस्र में एक ऐसा रीति रिवाज था कि साम्राज्य को विस्तार करना है, आगे बढ़ाना है, तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ भाई बहन आपस में संबंध बना सकते हैं। ये एक अजीबोगरीब बात है, आश्चर्यचकित सरप्राइज बात है कि एक भाई बहन संबंध बना सकते थे मिस्र में। और ये वहाँ के जो राजा महाराजा थे, पारंपरिक विधियाँ थी, उसी के अनुसार उसने साम्राज्य को बचाने के लिए भाइयों से शादी की, और ताकि साम्राज्य एक बना रहे, भाइयों के बीच बंटवारा ना हो। तो पिटोलॉमी 13 के साथ शादी कर लेती हैं कौन? मिस्र की राजधानी मिस्र की रानी क्लियोपैट्रिक गाइस, ठीक है। मिस्र की जो राजधानी है वो कायरा है, जिसे हम काहिरा कहते हैं, ठीक है। और पिरामिड की वजह से जाना जाता है मिस्र। नील नदी आप जानते ही, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी उसी से जाना जाता है। उस मिस्र किनारे के शहर से ही नील नदी निकल रही है। तो क्लियोपैट्रिक की कहानी में दिलचस्प थोड़ा मोड़ यहाँ से आ जाता है कि जो अय्यासी में डूबा रहता है सिकंदर का गवर्नर, उस पर राज क्लियोपैट्रिक कर लेती है और मिस्र की महारानी बन जाती है। महारानी बनकर अपने छोटे भाई के साथ पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शादी कर लेती है। बाकी शारीरिक संबंध ना के बराबर होते हैं, वो शादी एक मैसेज होता है वहाँ के परंपरावादी विचारधाराओं के अनुसार, ठीक है गाइस। वहां पर क्लियोपैट्रिक शादी कर लेती है। उसके बाद उसकी नज़र होती है रोम की तरफ गाइस। रोम में एक नाम था पंपाबी, और एक नाम होता है जूलियस सीजर का। तो जूलियस सीजर एक्चुअली जब रोम से अलग कंट्री में अपना प्रचार प्रसार करता है, वो भी एक महान योद्धा था जूलियस सीजर भी, और पंपाबी भी, तो दोनों ही महान योद्धा थे। इधर बगावत कर देता है उसका छोटा भाई, किसका? क्लियोपैट्रिक का। तो क्लियोपैट्रिक जो बगावत करता है, क्लियोपैट्रिक का छोटा भाई क्लियोपैट्रिक के अगेंस्ट, तो उसको डर लगता है क्लियोपैट्रिक को कि कहीं मेरा भाई मुझे मार ना दे।
इसलिए भागकर वो रोम में जाकर शरण ले लेती है। समझना गाइस, रोम में जाकर शरण ले लेती है। और रोम में जो बाशिंदा था जूलियस सीजर, जो हम भी आजकल अपनी पोइट्री प्रोज में पढ़ते हैं, चैप्टर 10th 11th में रहता है जूलियस सीजर, तो वही जूलियस सीजर की बात है। तो जूलियस सीजर प्रभावित हुआ किसको देखकर? मिस्र की राजधानी, वो मिस्र की रानी क्लियोपैट्रिक को देखकर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है उसका, और वो प्रपोज कर लेता है। और उसके बाद क्लियोपैट्रिक उससे एक बात कहती है, ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक वो है राय है, मुझे एक चीज़ चाहिए, मिस्र की मुझे रानी महारानी बनना है। मेरा छोटा भाई ने बगावत कर दी है और मैं वहाँ से भागकर यहाँ आई हूँ। तो जूलियस सीजर ने इस पर हामी भर दी थी कि ठीक है हम आपको मिस्र की राजधानी बनाएंगे, मतलब मिस्र की महारानी बनाएंगे गाइस। तो महारानी बना दिया क्लियोपैट्रिक को किसने? जूलियस सीजर ने। वहाँ जाकर उसके भाई से बगावत होती है, ठीक है, छोटे भाई होता है और उससे एक और छोटा भाई होता है। रीति मतलब रवाजों के अनुसार शादी उसको दोनों भाइयों से करनी पड़ जाती है। वो बात के इतिहास से दूसरा भाई कैसे आ जाता है। तो जूलियस सीजर का ये मोटिव क्लियर हो गया शादी करने का, लेकिन क्लियोपैट्रिक का मोटिव और बढ़ता रहा। वो मिस्र की महारानी तो बन गई, लेकिन वो चाहती थी जूलियस सीजर जहाँ का रहने वाला है, जहाँ का बाशिंदा है रोम का, वो भी सारी रियासत मेरे नाम हो जाए, मतलब रोम तक मेरी सियासत रियासत चले। ये सबसे बड़ी बात थी मतलब क्लियोपैट्रिक की। वो विस्तारवादी नीति, मतलब आगे की नीति को लेकर चल रही थी, और जूलियस सीजर को उसने स्वीकार किया। जूलियस सीजर के थ्रू एक बच्चा भी पैदा हुआ, ठीक है, और उस बच्चा जो है पैदा हुआ, वो बड़े होकर रोम की रियासत को संभालता है। वो देखिए क्या होता है आगे। जब जूलियस सीजर को पता चला कि रोम की भी महारानी बनना चाहती हैं, तो जूलियस सीजर ने ये भी हुक्म क्लियर कर दिया कि ठीक है हम आपको रोम की महारानी भी बनाएंगे। लेकिन गाइस, रोम वासी जो हैं जूलियस सीजर से खफा हो गए, विरोध में करने लगे। दरबार में कई सारी मीटिंग्स हुई। रोम के जो मतलब वो थे, पोप थे, और बड़े बड़े जो राजा थे, उन्होंने जूलियस सीजर के खिलाफ एक बगावत जारी कर दी, और दरबारियों ने क्लियोपैट्रिक के सामने ही जूलियस सीजर को मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या तो हो जाती है, क्लियोपैट्रिक और उसका बेटा मुसीबत में होते हैं। अब वो सोचते हैं मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। उसी वक्त कुछ दिन बाद मार्क एंटोनी की नज़र जूलियस उस पर पड़ती है, क्लियोपैट्रिक पर। मार्क एंटोनी भी उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। विश्व की सबसे सुंदर नारी थी क्लियोपैट्रिक, जो आज भी सब लोग नाम से जानते हैं क्लियोपैट्रिक को। 2000 साल पहले की बात है गाइस, और आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है इनकी कहानी। तो क्लियोपैट्रिक का मेल मिलाप हो जाता है मार्क एंटोनी से, और मार्क एंटोनी से विवाह का प्रस्ताव मतलब पूरी तरह से प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है एक तरह से। ऐसा नहीं मार्क एंटोनी मना कर रहे, मार्क एंटोनी तो उनका दीवाना हो गया था क्लियोपैट्रिक का, और क्लियोपैट्रिक से शादी कर ली मार्क एंटोनी ने। गाइस याद रखना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है, याद रखना। मार्क एंटोनी से शादी कर लेती है कौन? क्लियोपैट्रिक। अब वही एक इरादा है कि मुझे रोम की महारानी भी बनना है। मिस्र की तो हूँ मैं, साथ में मुझे रोम का भी साम्राज्य अपने अधीन करना है। मार्क एंटोनी ने भी वादा किया, ठीक है मैं रोम का साम्राज्य भी, हम लोग दोनों मिलकर सियासत करेंगे इस पर। और शादी हो जाती है, क्योंकि वो शादी तभी करना चाहती थी जब रोम का साम्राज्य उसको दिलाना चाहेगा। तो रोम का साम्राज्य दिलाने के लिए उसने शर्त रखी, शर्त मान ली मार्क एंटोनी ने, और मार्क एंटोनी ने किसके साथ शादी कर लेती है? और क्लियोपैट्रिक के साथ। याद रखना, जो क्लियोपैट्रिक का जो बेटा होता है जूलियस सीजर का बेटा वो बड़ा हो जाता है। ऐसा बात नहीं कि उसकी कहानी 5 साल में ही निपट जाती है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, मतलब टोटल उसने 39 साल जीवन जिया। और इतिहासकार कहते हैं कि उसने जहर खाया या अपने आप को सांप से डसवाया, कई सारी मतलब एक तरह से अफवाहें हैं, वो बात करेंगे हम लोग। जूलियस सीजर को बेटा होता है, उसकी लड़ाई मार्क एंटोनी के साथ हो जाती है, क्योंकि जूलियस सीजर का जो बेटा है वो रोम के हितों के लिए काम कर रहा था। उसको नहीं चाहिए था कोई भी रियासत, कोई भी विरासत। वो रोम के हितों के लिए काम कर रहा था, और रोम के बाशिंदों के दिलों में उसकी एक इमेज बन गई थी, क्योंकि वो जूलियस सीजर का खून था।
और मार्क एंटोनी एक औरत के चक्कर में पागल हो गया, जैसे जूलियस सीजर पागल हो गया था एक औरत के चक्कर में। इसलिए रोम वासियों ने जूलियस सीजर को खत्म कर दिया था मार मार कर। इसलिए क्लियोपैट्रिक के मतलब इन्फ्लुएंस में मार्क एंटोनी भी आ जाता है। लेकिन जूलियस सीजर का बेटा की लड़ाई किससे होती है? मार्क एंटोनी के साथ होती है। मार्क एंटोनी इस लड़ाई में हार जाता है, मतलब ख्वाब रह जाता है मतलब उसका किसका? क्लियोपैट्रिक का, कि रोम की महारानी बनने का ख्वाब मतलब बरकरार मतलब पूरा नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ों पर वो राज भी करती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। मार्क एंटोनी की डेथ हो जाती है, मतलब वो आत्महत्या कर लेता है। कई विद्वान कहते हैं उसकी युद्ध में मौत हो जाती है, कुछ जगह लिखा है कि वो सुसाइड कर लेता है। इस वजह से जूलियस सीजर का बेटा की जो इमेज है वो रोम में बन जाती है। और इधर क्लियोपैट्रिक किसी और बंदे को दीवाना ना बना पाए, इसलिए उसको कारागार में डाल देती है। मतलब वहाँ की जो रियासत है उसको कारागार में डाल देती है क्लियोपैट्रिक को। और क्लियोपैट्रिक जो है कई वर्षों तक कारागार में कैद रहती है। खाना भी उसको मिलता था, चख कर खाना मिलता था, कोई जहर ना देते उसको। लेकिन अंदर ही अंदर, जेल के अंदर ही, सलाखों के पीछे ही क्लियोपैट्रिक की मौत हो जाती है, जो एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो वही मैंने बताया कि कोई कहता है जहर से हुई है, किसी ने कहा जहर दिया था अंदर तो उसने अपने आप जानबूझ के खा लिया था, या किसी ने कहा किसी ने सांप छोड़ दिया था और उसे सांप ने डस लिया था। तो फाइनली उसकी डेथ हो गई थी। 39 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो गाइस देखिए कहाँ से सिकंदर, और कहाँ फिर सिकंदर के जो बाशिंदे थे वो उन्होंने अय्यासी ज़िंदगी जी सिकंदर की धन दौलत पर, और उसका फ़ायदा उठाया क्लियोपैट्रिक ने। और क्लियोपैट्रिक मिस्र की रानी बनी। उसके बाद रोम की तरफ मूव किया। क्यों किया? क्योंकि उसके भाई ने बगावत कर दी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो रोम गई। रोम में वहाँ पर जूलियस सीजर से मिलती है और जूलियस सीजर से भी शादी कर लेती है। उससे उनका एक बच्चा होता है और मिस्र की रानी वो दोबारा बन जाती है और रानी बन जाती है। उसके बाद उसके अंदर और इच्छाएं भावना आती हैं। वो चाहती है कि मैं रोम की भी बाशिंदी बनूं और रोम की भी महारानी बनूं। इसलिए जूलियस सीजर उसको रोम लेके आता है, बच्चों को भी लेके आता है और रोम में बगावत कर देते हैं। एक औरत के चक्कर में आप बर्बाद कर दोगे रोम को, इसलिए रोम वासियों ने ही जूलियस सीजर की हत्या कर दी। देन जूलियस सीजर के बेटे की लड़ाई मार्क एंटोनी के साथ होती है। मार्क एंटोनी भी शादी कर लेता है क्लियोपैट्रिक के साथ। तो क्लियोपैट्रिक की कहानी कई हिस्सों में बटी हुई है। एक आदमी बनी टिकती है भाइयों के साथ, देन जूलियस के साथ, फिर मार्क एंटोनी के साथ, फिर पॉम्पी के साथ। अदर और पर्सन भी आते हैं जो यहाँ पर मैंने सर्टिफाइड बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। क्योंकि किस तरह से रोम की रियासत को पाने में वो सफल नहीं हो पाती है, कुछ जगह वो सफल हो पाती है। लोकल पॉइंट जो रियासत होते हैं वो वहाँ से करना शुरू कर देती है ताकि लोगों के दिलों में डर बैठा सके और लोगों को प्रभावित कर सके गाइस। तो ये पॉइंट था क्लियोपैट्रिक की महारानी के बारे में। हिस्ट्री तो बहुत सारी है लिखने के लिए, लेकिन एक ऐसी महारानी जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश की थी। तो रोमन साम्राज्य ये नहीं कि छोटा सा था, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था गाइस। एक तो पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी की तरफ हमारे साइड का जो भी आपका सारा का सारा ये यूएई आ जाता है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, मतलब पूरा पर्सिया इलाका, पर्सिया, इंडिया तक पूर्वी रोमन साम्राज्य। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य उस साइड निकल जाइए आप, फ्रांस है, आपका यूक्रेन है, ब्रिटेन है, ठीक है, और उस साइड तक आपका नीदरलैंड और इधर आपका ग्रीनलैंड तक, वो पूरा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य, उधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मतलब रोम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इटली की राजधानी रोम ही है। इटली में फ्लोरेंस, वेनिस, जेनेवा और कई सारे मतलब तरह से शहर भी थे जहाँ पुनर्जागरण भी हुआ था। और पुनर्जागरण होते हुए वहाँ के लोगों ने चर्च और राजा के खिलाफ बिगुल बजा दिया था। तो वो वहाँ पर मतलब आज़ाद स्वतंत्र होने लगे थे। और धीरे धीरे मतलब रियासत से परिचित होते हुए वहाँ के लोग मतलब अपडेट होते गए, तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजा दिया और आगे जो रोम को स्वतंत्र करा पाए, ठीक है। और मिस्र भी आज एक तरह से स्वतंत्र देश है, लेकिन मिस्र में आज भी कानून कड़ा है, बहुत हार्ड कानून है, ठीक है। और मिस्र के ही राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट हुए थे 26 जनवरी को 2023 हुआ था, ठीक है। तो मिस्र के ही राष्ट्रपति को हमने चीफ गेस्ट बनाया था। और मिस्र भी घूमने गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के पिरामिड वहाँ पर फेमस हैं, पिरामिड। और मिस्र के जो कायरा है राजधानी, वो भी फेमस है
कहते हैं ममीज़ जो होती हैं, वो ममीज़ का मतलब वहाँ का जो राजा होते हैं आज भी वो दंड देते हैं, ताबूत में रखकर उनकी जीभ काट दी जाती है और कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, उन पर एक लिपटा दिया जाता है पूरी बॉडी के मतलब बॉडी पर, और उनको ताबूत में बंद कर दी जाती है, जुबान काट दी जाती है या नेल्स निकाल दी जाती है। मतलब बहुत बड़ा एक पनिशमेंट वहाँ पर बरकरार है मिस्र के अंदर। तो वो सारी चीज़ें वहाँ की सरकार अपने हिसाब से देखती है कैसे क्या करना है। लेकिन ये कहानी क्लियोपैट्रिक थी, एक छोटा सा मूवमेंट था। क्लियोपैट्रिक ने कैसे अपनी रियासत खड़ी की और किस तरह से संबंध बनाकर साम्राज्य विस्तारवादी नीति को कायम करने पर आगे निकल चुकी थी। ठीक है गाइस, छोटी सी बात है, इस पे हम लोग बस फोकस करेंगे इक्वल वर्ल्ड हिस्ट्री और साथ में स्टैटिक पॉइंट्स, और जो हमारे कलीग्स वगैरह सीनियर जूनियर देख रहे हैं वो सब एक जागरूकता के लिए भी हम लोग इस पॉइंट को या इस वीडियो को देख सकते हैं। बात ये नहीं कि उसने सिर्फ संबंध बनाकर ही सारे काम किए, वो वास्तविक में एक योद्धा भी थी, ऐसी बात नहीं, योद्धा भी थी। कई सारी छोटे मोटे युद्धों में भी उसने विजय हासिल की। बस उसको सबसे बड़ा समस्या थी वो अपने भाइयों से थी और विश्वासघात करने वालों से थी। इस वजह से क्लियोपैट्रिक इसी चीज़ में मारी गई। रोम वासियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पर उसे कैद कर लिया गया और वहीं पर उसकी एक तरह से अकस्मात मौत हो जाती है, जिसके इतिहासकार कई कई एविडेंस प्रस्तुत करते हैं गाइस। तो ये छोटा मोमेंट रहा क्लियोपैट्रिक के बारे में, ठीक है। और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और हम लोग इस पर आगे और बात करेंगे। कहीं कोई और टॉपिक आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे रोमन साम्राज्य का अच्छा एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था रोमन साम्राज्य, तो उस पर भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे रोमन साम्राज्य, क्योंकि हम चाहते हैं लोकल से इंटरनेशनल तक बातों को आपके सामने प्रेजेंट करें। एक यही हमारा शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा कैसे भी हो, किसी भी रूप में होनी चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, चाहे वो हमारे जो स्पीच है उसके माध्यम हो या बोर्ड के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से होना चाहिए। मतलब शिक्षा हमें समझ में आना चाहिए, सामने जो वक्तव्य हो रहे हैं वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं गाइस। चलिए, इतना ही बहुत है आज। हम और कोई अच्छे टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।